नमस्कार। तो आज कमेंट हम करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना देर किए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो रहस्य अत्यंत भरा हुआ है, जिसमें छिपी तमाम रहस्य और जानकारियां हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनपद इटावा की, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और यह जिला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसका वर्णन महाभारत काल के दौरान इसके इतिहास को बताते हुए गौरवशाली और प्राचीनता को बताया गया है, तथा वर्तमान समय में भी इटावा जिला अपनी पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोए हुए लगातार विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में चंबल और यमुना नदियों के बीच में स्थित है इटावा जिला। इसका प्राचीन इतिहास भारत काल से जुड़ा है, क्योंकि उस काल में इटावा जनपद का क्षेत्र पंचाल राज का हिस्सा हुआ करता था और पंचाल नरेश राजा द्रुपद उस राज्य पर शासन किया करते थे। महाभारत की तमाम घटनाएं धरती पर घटित हुई हैं। पांडव अपने वनवास के समय यमुना और चंबल नदियों के बीच घने जंगलों में काफ़ी समय बिताया था। जिस समय पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ कुटिया बनाकर रह रहे थे, उसी समय उनको पता चला था कि बकासुर नामक दानव से लोग परेशान हैं। इसीलिए महाबली भीम ने बकासुर को मौत के घाट उतार दिया था और यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति दिलाई। जिस स्थान पर बकासुर दानव मारा गया था, वर्तमान में वह जगह बागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इटावा क्षेत्र का इतिहास वैदिक काल से पहले शुरू होता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का विकास केवल सिंध घाटी में ही नहीं हुआ था, बल्कि भारत के अनेकों क्षेत्रों में भी हुआ था। उनमें से एक इटावा क्षेत्र भी था। जनपद के सैफई गांव में तांबे से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, जो सिंधु काल से संबंध रखते हैं। अगर आप इन तांबे के औजारों को देखना चाहते हैं तो आपको लखनऊ आना होगा, क्योंकि ये सिंधुकालीन औजार लखनऊ म्यूजियम में सुरक्षित रखे हैं। इन्हीं कारणों से विद्वानों का मानना है कि इटावा का अस्तित्व पृथ्वी पर हजारों वर्षों से है। खैर, ज़्यादा गहराई में जाए बिना इटावा की खास जानकारियाँ व यहाँ के मशहूर स्थल, यहाँ की खास बातें कर ली जाए। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि पंचाल प्रदेश के एक राजा ने इटावा के चकर नगर में अश्वमेघ यज्ञ किया था। उत्तर काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र इटावा था, जिसका उल्लेख महाभारत में किया जा चुका है। कहते हैं इटावा क्षेत्र कई धर्मों की धर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपने जीवन का कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किया था। यहाँ जैन तीर्थंकरों की प्राप्त मूर्तियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि यह क्षेत्र जैन धर्म से गहराई से नाता रखता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में इटावा क्षेत्र कन्नौज के अंतर्गत आता था। मध्यकालीन इतिहास में इटावा के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए यमुना नदी के किनारे एक किले का निर्माण कराया गया था। राजा जयबंद और मोहम्मद गौरी के बीच इटावा के मैदानों में भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जनपद के सेनापति सुमेंद्र चंद्र मारे गए थे। उस समय कन्नौज के अंतर्गत राजा सुमेर शाह शासन करते थे। मोहम्मद गौरी के 22 सेना नायक समेत हजारों सैनिक इसी युद्ध में मारे गए थे। इन लुटेरों की कब्रें आज भी 22 फौजा के नाम से इटावा शहर में स्थित हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और राजा जयचंद मारे गए थे। इसके बाद इटावा पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। दिल्ली सल्तनत पर पूरा शासन करने वाले तमाम शासक सुल्तानों की ओर से उनके पसंदीदा लोगों को इस क्षेत्र पर अधिकार दिया जाने लगा था। भारत में मुगल वंश की स्थापना होने के बाद इटावा भी मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था। सन 1751 से 1757 तक इटावा पर मराठों का कब्जा रहा था। इसी समय मराठों द्वारा टिक्सी महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर सन 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद संपूर्ण इटावा भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। सन 1757 के प्रथम क्रांति के दौरान अंग्रेजों को भगाने के लिए इटावा ने भी पूरा मन बना लिया था। हजारों की संख्या में लोगों ने अंग्रेजों के दफ्तरों और ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। तभी अंग्रेजी शासन ने सरकारी खजानों को आगरा स्थानांतरित कर दिया था। इटावा वासियों का साहस देखकर अंग्रेजों को इटावा छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन 25 जून 1858 को ग्वालियर से अंग्रेजी सेना वापस आ गई और अब इटावा ने भारत के साथ स्वतंत्रता की आज़ादी तक अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब 15 अगस्त सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जनपद के
548 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इटावा के नामकरण का। आखिर इस क्षेत्र का नाम इटावा कैसे पड़ा? इस संबंध में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना है। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही और आगे का भाग पार्ट 2 में जल्द अपलोड होगा। उससे पहले यदि इटावा के नामकरण के बारे में कुछ जानकारी आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में उसका जिक्र ज़रूर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। वीडियो